नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश भर में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। शनिवार से इसकी शुरुआत होगी। भारत में पिछले 7 दिन से दैनिक आधार पर कोविड के 20,000 से भी कम मरीजों की पुष्टि। अमेरिका में संसद पर हमले के लिए भीड़ को उकसाने के आरोप में प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा, इसरो देश के बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर तेज और फसलों के त्योहार मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार। देश भर में शनिवार से व्यापक स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभ्यास होगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय के परामर्श से पोलियो टीकाकरण दिवस अर्थात पोलियो रविवार अब 31 जनवरी को आयोजित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का शुभारंभ करेंगे। इस दिन राष्ट्रपति भवन में कुछ बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। कोविड टीकाकरण के लिए वैक्सीन विमानों से देश भर के शहरों और कस्बों में भेजी जा रही है। असम से गुजरात और जम्मू कश्मीर से केरल तक टीकों को सुचारू और सुरक्षित रूप से देश के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उनके यहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुपात में वैक्सीन का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय प्राथमिकता सूची के अनुसार वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमणग्रस्त होने की आशंका वाले चिकित्सा संस्थानों के अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी। प्रत्येक टीकाकरण सत्र में प्रतिदिन लगभग 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन के आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव करने का सवाल ही नहीं है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुरूप कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके आवंटित किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को कोविशील्ड की 17,500 खुराक की खेप प्राप्त हो गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण के उद्देश्य से इसे राज्य के विभिन्न वितरण केंद्रों में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कल कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। कर्नाटक के सभी जिलों में कोविड वैक्सीन के वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर कर्नाटक के बेलगावी में 1,47,000 खुराक पहुंचाई गई। ओडिशा में कोविशील्ड वैक्सीन का पहले चरण में जिलेवार वितरण किया जा रहा है। इस चरण में प्राप्त की गई वैक्सीन की 50% से अधिक खुराक जिलों में वितरित की जा रही है। इस बीच पहले चरण में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग सभी जिलों में किया जाएगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन राजधानी भुवनेश्वर में चिन्हित किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। जिलों में भेजी गई कोविशील्ड की लगभग 2 लाख खुराक में से कटक में सर्वाधिक 19,000 खुराक की आपूर्ति की गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि टीकाकरण अभियान 358 केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसमें सबसे अधिक 50 केंद्र मुंबई में, जबकि 39 पुणे में और 29 ठाणे में हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कोविड वैक्सीन के खुराक के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अभी जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं उनकी सभी की 2 डोजेज हैं। 2 डोज जो कि हमें 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पे लेनी होंगी। अभी जो डिसाइड किया गया है वो मोस्टली वैक्सीन के लिए 4 वीक्स है, यानी कि 28 दिन। तो जो भी हम वैक्सीन लेंगे वो 2 डोजेज में लेंगे, इंट्रामस्कुलर लेंगे और 4 हफ्ते के अंतराल पे लेंगे। जो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन है उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और हमें कोविड-19 इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगी। डॉक्टर रूपाली ने बताया कि टीका लगने के बाद किस प्रकार शरीर में एंटीबॉडी विकसित होते हैं।
डॉक्टर रूपाली ने कोविड वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और भंडारण की कारगर प्रणाली के बारे में भी बताया। एयरक्राफ्ट से लेके आपके जो ट्रक्स हैं उससे लेके जितनी भी सुविधा उपलब्ध है सबका उपयोग किया जा रहा है और जो इसका स्टोरेज की बात की जाती है, देखिए कोल्ड चेन मेंटेन करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है इस वैक्सीनेशन को ठीक से इंश्योर करने के लिए। उसके लिए भी हर लेवल पे अलग अलग तरह के कोल्ड स्टोरेज होते हैं। रीजनल लेवल्स पे हमारे पास वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास डीप फ्रीजर्स होते हैं और जो लास्ट लेवल होते हैं वैक्सीनेशन के वहां पे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। तो ये सेटअप हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। इसी का और स्ट्रेंथनिंग करके हम इसी सेटअप का उपयोग करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। देश कोविड महामारी से निपटने में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अब तक देश भर में 1,01,46,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इससे कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.52% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 16,946 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की दैनिक संख्या 20,000 से नीचे बनी हुई है। इसी अवधि के दौरान 17,500 से अधिक लोग महामारी से ठीक भी हुए हैं। स्वस्थ होने वाले रोगियों और इलाज करा रहे रोगियों की संख्या का अंतर बढ़कर रोगियों की मौजूदा संख्या की तुलना में 48 गुना अधिक हो गई है। इस समय देश में कोविड रोगियों की संख्या 2,13,000 है, जो संक्रमितों की संख्या का 2.03% है। इनमें से करीब 60% को मामूली संक्रमण है और वे घर पर ही आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने से मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये इस समय 1.44% के स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में महामारी से 198 मौत हुई और मृतकों की दैनिक संख्या 200 से नीचे बनी हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 7,43,000 से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया। इससे अब तक कराए जा चुके परीक्षणों की कुल संख्या 18,42,00,000 से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बड़े सुनियोजित तरीके से देश भर में परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास किया है। भारत की दैनिक परीक्षण क्षमता 15 लाख हो गई है, जिससे कोविड परीक्षण आसानी से कराया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़ी संख्या में परीक्षण की सुविधा से रोगियों की जल्द पहचान करने, उन्हें आइसोलेशन में भेजने और इलाज करने में मदद मिली है। मंत्रालय के अनुसार बड़े पैमाने पर परीक्षण के विकास के साथ साथ संक्रमित रोगियों की दैनिक संख्या कम होती जा रही है और इस समय ये 2.3% से भी नीचे पहुंच गई है। दिल्ली में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.83% हो गई है। अब तक इस बीमारी से 6,17,540 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल 357 नए रोगियों की पुष्टि की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,31,249 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10,718 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 2,38,000 से अधिक मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कल कोविड के लगभग 24,000 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 456 नए मामले सामने आए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में कल कोविड के 655 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल कोविड से 6 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,732 है। कोविड पॉजिटिविटी दर बुधवार को लगातार दूसरे दिन 2% से नीचे दर्ज की गई है। कोविड पॉजिटिविटी दर कल 1.8% रही। दो बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में कल कोविड पॉजिटिव मामले 100 से कम दर्ज किए गए हैं। इंदौर में 86 जबकि भोपाल में 95 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस बीच भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कल लगभग 3 लाख से अधिक वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है, जिन्हें प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंचा दिया गया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान 276 नए कोविड-19 मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 2,90,916 हो गई। राज्य में कल 34,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। कल 238 से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने की दर 97.91% हो गई है। अब राज्य में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या 2,84,849 हो गई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 746 नए रोगियों का पता चला, जबकि 765 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इसी दौरान 3 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई।
इस समय 8,887 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार हो रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यालय में दूसरी बार महाभियोग का सामना करेंगे। वहां पहली बार किसी राष्ट्रपति पर दूसरी बार महाभियोग चलाया जा रहा है। संसद पर पिछले सप्ताह भीड़ को हमले के लिए उकसाने के आरोप में निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने कल ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया। महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विरोध में 197 वोट पड़े। अमेरिकी संसद पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हुई थी और संसद भवन कैपिटल को नुकसान पहुंचाया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सदस्यों और लिज चेनी समेत रिपब्लिकन पार्टी के 10 सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश भर में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। शनिवार से इसकी शुरुआत होगी। भारत में पिछले 7 दिन से दैनिक आधार पर कोविड के 20,000 से भी कम मरीजों की पुष्टि। अमेरिका में संसद पर हमले के लिए भीड़ को उकसाने के आरोप में प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा, इसरो देश के बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर तेज और फसलों के त्योहार मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता समाज कल्याण के प्रति वचनबद्धता है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में डॉक्टर सिवन ने कहा कि इसरो के नेतृत्व में चलाए जा रहे अंतरिक्ष कार्यक्रम की दूसरी विशेषता बहुत कम बजट में कार्यक्रमों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि जब भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की थी कि हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म ग्रेविटी के $10 करोड़ से भी कम खर्च में ये अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। डॉक्टर सिवन ने कहा कि हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम किसानों और मछुआरों के लिए भी बड़ा उपयोगी साबित हुआ है। Our satellite is providing a lot of services in terms of identifying the potential fishing zone for the fishermen and for farmers. Then very recently we introduced one fisherman app. So this app, it is making use of the communication satellite and making use of the navigation satellite as well as remote satellite. This app, this fisherman can take inside that sea and it will give where the fish, a lot of fish are available locations it will give. Also that when they are in the deep sea, that this app will give what is the condition of sea and the communication with the people from the shore. So that way this is very useful for fishermen. इसरो ने उपग्रह कार्यक्रमों के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाकर विश्व मंच पर अपने लिए विशेष जगह बनाई है। भारतीय उपग्रहों के प्रक्षेपण के अलावा इसरो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अपनी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के जरिए प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अब तक इसरो अपने 33 विदेशी ग्राहकों के 328 उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेज चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस सहित कई देशों ने अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो की सेवाएं ली हैं। इससे इसरो को 25 लाख अमेरिकी डॉलर और 1 करोड़ 89 यूरो की आमदनी हुई है। इसरो अध्यक्ष ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दीर्घावधि कार्यक्रमों का भी जिक्र किया और कहा कि इसरो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देश भर में 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड महामारी से संबंधित कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
योजना के तीसरे चरण में 2020-21 के दौरान 8 लाख प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर 9 अरब 48 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। देश में कुशल लोगों का बड़ा समूह तैयार करने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों तथा 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। योजना के पहले और दूसरे चरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर मंत्रालय ने तीसरे चरण में कई सुधार किए हैं, ताकि मौजूदा नीति और नई आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया था। भारत को दुनिया में कौशल की राजधानी बनाने की सोच के साथ शुरू की गई ये योजना सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जो लोगों में बड़ा लोकप्रिय हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक ने महाराष्ट्र में ऋण निपटान योजनाओं के तहत किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य में कई किसान इस ऋण समाधान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैंक ने कर्जदार किसानों से अपील की है कि वो ऋण माफी योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी संबंधित एसबीआई शाखा से शीघ्र संपर्क करें। राज्य के कई किसान भारतीय स्टेट बैंक की ऋण राहत योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत यदि उधारकर्ता 2 साल पहले देय ऋण मूलधन का 20% भुगतान करता है तो पूरा ऋण माफ कर दिया जाता है। साथ ही इन किसानों को नए कृषि ऋण भी दिए जा रहे हैं। इससे किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। भारतीय स्टेट बैंक के नांदेड़ क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख प्रबंधक श्री शंकर येरावार ने भारतीय स्टेट बैंक के खातेदार किसानों से अपील की है कि वे अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर इस ऋण माफी योजना का तुरंत लाभ उठाए। किसान इस योजना का लाभ 31 जनवरी 2021 तक उठा सकते हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय व्यापारिक जहाज एमवी जगानंद के चालक दल की अदला बदली के लिए इस जहाज के 18 जनवरी तक जापान पहुंचने की संभावना है। चीन के बंदरगाह जिंगटैंग में कुछ दिनों तक लंगर डाले ये जहाज 10 जनवरी को जिंगटैंग से रवाना हो गया है। जहाजरानी कंपनी ने प्रसार भारती संवाददाता को बताया कि जहाज के पहुंचने में देरी की वजह से अब इसके 18 जनवरी की सुबह को जापान पहुंचने की संभावना है। वहां पहुंचकर चालक दल के सदस्य कोविड नियमों का पालन करते हुए विमान से भारत लौट सकते हैं। भारतीय चालक दल के 23 सदस्यों वाला ये जहाज पिछले साल जून से जिंगटैंग बंदरगाह में फंसा हुआ था। महाराष्ट्र के 34 जिलों में 14,230 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान कल होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त यूपीएस मदान ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित मतदाता मतदान समाप्ति के आधा घंटा पहले अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य में कल 14,234 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव में कोविड पॉजिटिव रोगियों और संगरोध में रहने वाले लोगों को मताधिकार करने की अनुमति होगी। चुनाव प्रक्रिया में सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। गढ़चिरौली और गोंदिया जिलों में 4 तहसीलों को छोड़कर ग्राम पंचायतों के लिए मतदान सुबह 7:30 से शाम 5:30 के बीच होगा। इन 4 तहसीलों में मतदान दोपहर 3 बजे समाप्त होगा। सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा उन मतदाताओं के शरीर का तापमान जो कोविड-19 से पीड़ित नहीं है लेकिन जो कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे हैं, उनकी जांच 2 बार की जाएगी। यदि ये सामान्य है तो वे दूसरों की तरह मतदान कर सकते हैं और यदि उनके शरीर का तापमान निर्धारित सीमा से अधिक है तो मतदाता को एक टोकन दिया जाएगा और वह मतदान समाप्त होने से आधे घंटे पहले वोट डाल सकता है। चुनाव से पहले सभी मतदान केंद्रों और सामग्री उपकरण को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सशस्त्र बल आज पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। ये दिवस सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों की विशिष्ट सेवा का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस साल ये दिवस स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि पिछला साल राष्ट्र और सशस्त्र बलों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने बड़ी कुशलता से उत्तरी सीमाओं पर कोविड महामारी का मुकाबला करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। श्री नरवणे ने बताया कि देश भर में स्वर्णिम विजय वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सेना हमेशा अपने पूर्व सैनिकों के साथ है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO ने पिछले साल लगभग 12,000 वेटरन को नए जॉब का अवसर प्रदान किया। हाल ही में AWPO ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज के साथ MOU भी किया है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, रेलवे ऐसे अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनमें भी ESM के लिए जो आरक्षण है, उसके लिए भी हमारी कोशिश जारी है। AWPO ने रेजिमेंटल सेंटर्स की मदद से इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी के लिए वॉलंटियर जवानों को भी ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहे हैं। अंत में सभी वेटरन्स को एक बार फिर मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना आपके वेलफेयर के लिए सदा प्रयास करते रहेगी। समुद्र के तटवर्ती इलाकों में चौकसी के लिए एक्सरसाइज सी विजिल का 2 दिन का अभ्यास कल संपन्न हो गया। इस अभ्यास के दौरान देश के समूचे समुद्र तट और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को ध्यान में रखा गया था। इसमें शांतिकाल के साथ साथ युद्ध के समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर अभ्यास किया गया। इसके अलावा तटवर्ती इलाकों में सुरक्षा का उल्लंघन होने पर किए जाने वाले उपायों का भी अभ्यास किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास में तटवर्ती इलाकों की सुरक्षा से संबंधित समूची प्रणाली के साथ साथ भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के 110 से अधिक पोतों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा समुद्री पुलिस और सीमा शुल्क विभाग को भी सुरक्षा अभ्यास में भागीदार बनाया गया। अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी तटवर्ती इलाकों में टोह लेने का अभ्यास कराया गया। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में महान फिल्मकार सत्यजीत राय को उनकी सुप्रसिद्ध फिल्मों के प्रदर्शन के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने 2019 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के स्वर्ण जयंती आयोजन में इसकी घोषणा की थी। सत्यजीत राय के जन्मशती वर्ष में आयोजित किए जा रहे समारोह में श्रद्धांजलि के रूप में उनकी चुनिंदा फिल्मों जैसे चारुलता, घर बाइरे, पौथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी और सोनार केला का प्रदर्शन किया जाएगा। सत्यजीत राय ने कथा फिल्मों और वृत्तचित्र तथा लघु फिल्मों सहित कुल 36 फिल्मों का निर्देशन किया था। वे एक अच्छे कथाकार, प्रकाशक, चित्रकार, संगीतकार, ग्राफिक डिजाइनर और फिल्म समीक्षक भी थे। उन्होंने बच्चों और किशोरों के लिए भी कई कहानियां और उपन्यास लिखे। कोलकाता में एक बांग्ला परिवार में जन्मे सत्यजीत राय ने अपना व्यावसायिक जीवन पेशेवर चित्रकार के रूप में शुरू किया। फ्रांसीसी फिल्मकार यौवन राख से मुलाकात और इतालवी नव यथार्थवादी फिल्मकार वितोरियो डी सिका की फिल्म बाइसिकल थीव्स देखने के बाद वे स्वतंत्र फिल्म निर्माण की ओर आकृष्ट हुए। 1955 में बनी सत्यजीत राय की पहली फिल्म पौथेर पांचाली को 1956 में कान फिल्म समारोह में प्रथम सर्वश्रेष्ठ मानवीय दस्तावेज फिल्म के पुरस्कार सहित 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। पौथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार सत्यजीत रे की 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्में मानी जाती हैं। मृत्यु से 24 दिन पहले सत्यजीत राय ने ऑडो हेपबर्न से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मानद अकादमी यानी ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया। इस सम्मान को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे फिल्मकार के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना। आज भी सत्यजीत राय अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। उनका निधन अपने 71वें जन्मदिन से 9 दिन पूर्व 23 अप्रैल 1992 को हुआ। मकर संक्रांति का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में ये त्योहार कई नामों से जाना जाता है। ये तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बावजूद मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों लोग ब्रह्म मुहूर्त काल से पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्रद्धालु विभिन्न नदियों और झीलों में स्नान कर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। जयपुर में आज अल सुबह से तेज म्यूजिक के बीच वो काटा का शोर है। इस पर्व पर आम हो या खास, हर इंसान पतंगों के पेच लड़ाता नजर आता है। नजारा ऐसा है जैसे पूरा शहर आज अपने घरों की छतों पर आ गया हो।
लोग एक दूसरे को पतंग भेंट करते हैं और तिल के बने पकवान खिलाते हैं। कोरोना के कारण देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आयोजित होने वाला पतंग उत्सव इस बार रद्द कर दिया गया है। अजमेर में पुष्कर सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से सुरक्षित पतंगबाजी करने की अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में लोग गंगा सागर में संक्रांति स्नान कर रहे हैं। गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व पतंग उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य में इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सरकार ने कई स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर करुणा अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पक्षियों को पतंग की डोर से जख्मी होने से बचाना है। तमिलनाडु के कई दक्षिणी जिलों में रुक रुक कर बारिश होने के बावजूद पोंगल का त्योहार आज उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ये पर्व मनाने चेन्नई पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मदुरई जिले के अवनियापुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। असम में माघ यानी भोगली बिहू पारंपरिक उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फसलों के इस उत्सव को मनाने में सभी वर्ग के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, उत्तरायण, पौष पर्व के अवसर पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कामना की है कि ये पर्व समाज में प्रेम, स्नेह और सौहार्द के बंधन मजबूत करेंगे और देश में समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आएंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये सभी त्योहार देश की विविधता के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की है कि उत्तरायण सूर्य देव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। इन इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक शीतलहर चलने की संभावना है। और अब एक नजर कुछ क्षेत्रों के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चलें चेन्नई तो वहां आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा और दोपहर बाद बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे और अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 0 डिग्री के आसपास रहेगा। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा और दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्वोत्तर चलें तो गुवाहाटी में सुबह धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से अलका सिंह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। शनिवार से इसकी शुरुआत होगी। भारत में पिछले 7 दिन से दैनिक आधार पर कोविड के 20,000 से भी कम मरीजों की पुष्टि। अमेरिका में संसद पर हमले के लिए भीड़ को उकसाने के आरोप में प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाअभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा, इसरो देश के बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर तेज और फसलों के त्योहार मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।